आज हम लोग जानेंगे कि मानवीय पक्षों के हिसाब से शिक्षण को 3 भागों में कैसे बांटा गया और 3 भागों के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे पार्ट है जिनको हम समझेंगे। सबसे जो पहला है वो बेसिकली आपका ज्ञानात्मक पक्ष। अब ज्ञानात्मक पक्ष, फिर दूसरा आपका भावात्मक पक्ष और तीसरा है आपका क्रियात्मक पक्ष। इन सबसे क्वेश्चन हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये बेसिकली हर बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्ञानात्मक पक्ष बेसिकली क्या होता है? जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है इसमें बेसिकली ज्ञान के माध्यम से शिक्षण को दिया जाता है, यानी कि जो इसके शिक्षक शास्त्र जो इसको प्रतिपादित किया जिन्होंने इसको, उनका नाम है डॉक्टर बेंजामिन आपका ब्लूम। यानी कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ब्लूम के हिसाब से जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताओगे कि 6 भागों में बांटा गया। 6 भाग कौन कौन से? बेसिकली इन्होंने इसको बेसिक 1956 ईस्वी में ब्लूम ने बांटा था और 6 भागों में बांटा था, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के माध्यम से मस्तिष्क से संबंधित क्रियाएं आती हैं, सोचने समझने जानने और समस्या का निवारण करने से संबंधित उद्देश्यों को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। मैंने आपको बताया ज्ञानात्मक पक्ष के माध्यम से जो शिक्षण दिया जाता है वो बेसिकली क्या होता है कि ज्ञान के माध्यम से शिक्षण को शिक्षार्थी तक पहुंचाना। इसके 6 पार्ट आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना, बिल्कुल रट डालना है। कौन कौन से 6 भाग हैं? पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठवां है आपका मूल्यांकन। इन 6 पॉइंट्स के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी अपनी क्लास के माध्यम से या फिर शिक्षा को प्राप्त करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिकली जो है ज्ञान क्या होता है। देखिए, ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक से विशिष्ट तथ्यों, पदों, वर्गों, सिद्धांतों, परंपराओं, संरचनाओं एवं सामान्यीकरण का स्मरण और प्रत्याव्यन कराने का प्रयास किया। यानी कि ज्ञान क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो शिक्षार्थी को सिखाई जाती है, कोई भी चीज़ बालक को जो बताई जाती है, वही आपको क्या होता है? नॉलेज होता है, यानी ज्ञान होता है। ठीक। अब हम समझेंगे बोध क्या होता है। कोई भी चीज़ टीचर्स ने स्टूडेंट को बताया, ज्ञान दिया। अब बोध का मतलब क्या है कि बालक ने उस चीज को समझा कि नहीं समझा। बोध मतलब होता है उसको जानना या फिर समझना। बोध के अंतर्गत क्या होता है कि तथ्यों, पदों, संरचनाओं, सिद्धांतों आदि का बोध कराया, यानी कि बालक को उन चीजों, ज्ञान जो था पहला पॉइंट, उसको समझ में आया या फिर नहीं आया, दैट इज कॉल्ड बोध। यानी कि उस चीज को वो समझ पाया या फिर नहीं समझ पाया, इससे विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को समझकर अपने शब्दों में अनुवाद करके व्यक्त करने में समर्थ हो सके, क्योंकि ज्ञान के बिना बोध नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना बोध नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जब नॉलेज ही नहीं होगा तो बोध उसको समझे बालक कैसे। तो ये था बेसिकली सेकेंड पॉइंट आपको, बोध यानी कि समझना। तीसरा पॉइंट है प्रयोग। अब प्रयोग क्या होता है? ज्ञान व बोध के वर्ग के प्रयोगात्मक वर्ग के आधार, यानी कि जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा फिर आप उसको बोध करोगे, समझोगे, फिर उसका प्रयोग करोगे। प्रयोग का मतलब क्या है कि किन चीज़ों को कहाँ पे स्टूडेंट को प्रयोग करना है। यानी कि अब मान लीजिए कि मैथ की क्लास चल रही है, तो मैथ की क्लास में हिंदी का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि अब आप वहाँ पे संज्ञा या फिर सर्वनाम की चीज़ों को प्रयोग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये कि जो ज्ञान है उसको पहली बात तो ज्ञान होना, सर्वजन उसका बोध होना, समझना, और तीसरा है उसका सही जगह पे प्रयोग करना। ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब क्या है कि स्टूडेंट ने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया, सीख लिया, अब उसको ये समझ नहीं डेवलप हो पा रही कि इस चीज़ों को किस चीज़ का प्रयोग कहाँ पर करें। लेकिन विश्लेषण करके, अंतर करके या फिर अलग कर करके उसको प्रयोग करना अगर बालक सीख जाता तो इसको कहते हैं विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब ये आपने लिख रखा है मैंने कि तथ्यों का पृथक्करण करते हैं, यानी कि वो अंतर समझ पाते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि किस चीज को कहाँ पे प्रयोग करना है, इसकी समझ डेवलप करना ही विश्लेषण है, यानी कि अलग अलग करना ही आपका विश्लेषण है। इसका दे रखा है उन्होंने कि विभिन्न तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों आदि का विश्लेषण करना। मान लीजिए कोई नियम है या कोई सिद्धांत है, उसको समझ लेना और समझ के बाद उसका विश्लेषण कर लेना, अलग अलग कर लेना ही आपका क्या होता है? विश्लेषण है। दूसरा क्या? तथ्यों के बीच संबंधों का विश्लेषण, यानी कि इन दो तथ्य जो सिद्धांत है उसके बीच क्या संबंध है, इसको अलग अलग करना भी विश्लेषण है। और तथ्यों को व्यवस्थित सिद्धांतों के रूप में व्यवस्थित करना भी आपका क्या होता है? विश्लेषण होता है। अब हम समझेंगे संश्लेषण क्या होता है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, ये चार चीजें हमने कर ली। चार चीजें तक हम समझ चुके हैं। के बाद होता है संश्लेषण करना। छात्रों को यह क्षमता आ जाती है कि सीखे गए पाठ्य वस्तु के तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों आदि को नवीन रूप से कैसे हम संश्लेषित कर सकते हैं, ये होता है आपका संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या है कि अलग अलग चीज़ों का हमने अलग कर लिया,
उसके बाद कैसे हम चीज़ों को कंबाइन करके कैसे प्रयोग करने ला सकते हैं, ये होता है आपका संश्लेषण, माने कि कम्बिनेशन करके उसको अपने डेली लाइफ में प्रयोग करना, ये क्या होता है, संश्लेषण होता है। और जब इन 5 पॉइंट से आप गुजर जाओगे तो फिर क्या होगा कि टीचर आपका क्या लेगा, मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन मतलब क्या होता है, टीचर आपका कहीं ना कहीं टेस्ट लेगा ज्ञानात्मक पक्ष की। ये सबसे उच्चतम स्तर होता है। उच्चतम स्तर माने कि आपका सबसे लास्ट का पॉइंट होता है, जिसमें क्या होता है, लास्ट में टीचर क्या करता है, आपका मूल्यांकन करता है, जिसमें विद्यार्थी के अंदर यह निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसकी क्या उपयोगिता है और मूल्य की दृष्टि से इसका कितना महत्व है। यानी कि अगर स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए कि हाँ इस जो नॉलेज है उसका क्या वैल्यूएशन है, तो ये उसका क्या होता है, मूल्यांकन कौन करता है, वो बेसिकली करता है आपका टीचर। पहला पॉइंट था ज्ञान, दूसरा था आपका बोध, तीसरा था प्रयोग, चौथा था विश्लेषण और संश्लेषण, फिर था आपका मूल्यांकन। ये था बेसिकली ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष। और इन चीज़ों को ये हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, हर बार पूछा जाता है और लॉन्ग के अंतर्गत पूछा है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगला पॉइंट है आपका भावात्मक पक्ष। अगला पॉइंट है आपका बेसिकली भावात्मक पक्ष। अब भावात्मक पक्ष क्या होता है आपका, देखिए भावात्मक पक्ष क्या होता है। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था डेविड किल्विथ ने। सबसे तो इंपॉर्टेंट वो ज्ञानात्मक पक्ष, फिर उसके बाद इन सब इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन तीनों में से वो है आपका बेसिकली ज्ञानात्मक पक्ष। इसको दिया था डेविड किल्विथ ने, और इसके बाद डेविड किल्विथ के साथ साथ दिया था इसको किसने, माल्या ने। इन दो लोगों ने इसका प्रतिपादन किया था इस नियम का। और कब दिया था, 1964 में। सन नहीं याद रखना, आपको याद रखना है किसने इस नियम को प्रतिपादित किया। इसका जो उद्देश्य होता है, जो किसी के प्रति अनुभूति, संवेग, स्वीकृति व अस्वीकृति की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, इसको बेसिकली भावनात्मक पक्ष कहते हैं। भावनात्मक पक्ष का मतलब कि भावना के हिसाब से जो ज्ञान प्रदान किया जाए वो होता है बेसिकली भावनात्मक पक्ष। अनुभूति का मतलब क्या होता है, जो चीज़ हम लोग महसूस करते हैं। संवेग, अब आगे आप आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में 14 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, पीड़ा, ये सब 14 संवेग होते हैं। मैं गूगल नहीं दिया था। स्वीकृति और अस्वीकृति, किन चीज़ों को स्वीकार करना और किन चीज़ों को अस्वीकार करना इमोशनल लेवल पे, ये होता है आपका भावनात्मक पक्ष। इसको बेसिकली 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका बेसिकली ग्रहण करना, दूसरा है आपका जो है अनुक्रिया करना, तीसरा है आपका अनुमूल्यन करना, चौथा है संगठन करना, पांचवा चारित्रीकरण। ठीक है, ग्रहण करने का मतलब है जो चीज़ आपको टीचर ने सिखाया आपने उसको ग्रहण कर लिया। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपने सीखा उसको अनुक्रिया ने अपने जीवन डेली रूटीन में ला करके क्रिया कर लिया। अनुमूल्यन का मतलब आपने अनुमूल्य करके समझ लिया उसको। और संगठन का मतलब जो नॉलेज आपने प्राप्त किया उसको अपने दिमाग में संगठित करके रखा, जिससे क्या होगा, आपका चारित्रीकरण यानी कि चरित्र का निर्माण होगा। ये बेसिकली भावनात्मक पक्ष 5 पॉइंट थे। मैंने इनको डिटेल में इसलिए, अब आगे इसका डिटेल में आपको बता दूंगा कि पांचों को डिटेल में समझ लेते हैं। ग्रहण करने का मतलब आपको बताया कि जो चीज़ हम लोग सीखते हैं बेसिकली वो आपका होता है ग्रहण करना। अनुक्रिया का मतलब होता है कि उद्दीपन के प्रति अभिव्यक्ति ही अनुक्रिया है। जो आप अभिव्यक्त करते हैं वही आपका क्या होता है, बेसिकली वो आपका अनुक्रिया होता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सीखने वाले विद्यार्थी या छात्र किस प्रकार एकाग्रचित होकर किसी बात को सीखने का प्रयास करेगा, या किसी बात को सीखना उसके लिए कितना संतुष्टि प्रदायक है। ये होता है बेसिकली आपका अनुक्रिया करना। अगला पॉइंट है आपका अनुमूल्यन करना। अनुमूल्यन के अंतर्गत छात्र का वह व्यवहार आता है जिसके द्वारा किसी वस्तु, घटना, तथ्य, व्यवहार की श्रेष्ठता के मूल्यों को अतः गुणों का आकलन करता है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न होता है। मूल क्या होते हैं, मूल का मतलब होता है जो उसके अंदर नैतिकता आ सके। नैतिकता क्या होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में आपसे डिस्कशन किया था नैतिकता के बारे में। अगला है आपका संगठन करना। संगठन का मतलब क्या होता है, संगठन के अंतर्गत चयनित मूल्यों के क्रमबद्ध समायोजन के द्वारा प्रत्यय निर्माण होता है। संगठन की प्रक्रिया में चयनित मूल्यों के आधार पर निर्मित धारणाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करके एक मूल्य संहिता का निर्माण करना। मैंने आपको बताया था पहले कि आपको संगठन का मैंने बहुत सारी चीज़ों की इकट्ठा कर लिया अपने दिमाग में, उसका कैसे प्रयोग करना, ये होता है बेसिकली आपका संगठन करना। अगला है चारित्रीकरण। शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है चरित्र का निर्माण करना। चरित्रीकरण के अंतर्गत क्या होता है, नियंत्रित मूल्यों और निष्ठाओं, विचारों के आधार पर छात्रों का विशेष व्यवहार आता है। इसके आधार पर छात्र निर्मित मूल्य संहिता के अनुसार स्वयं के व्यवहार को संचालित करके अपनी जीवन शैली का निर्माण करते हैं। यानी कि अपनी जीवन शैली को वो लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी कि इससे क्या होगा, आपका
बालक का चरित्र का निर्माण होता है। ये बेसिकली 5 पॉइंट थे आपके किसके, भावनात्मक पक्ष के। अब हम समझेंगे क्रियात्मक पक्ष क्या होता है। क्रियात्मक पक्ष का एक और नाम होता है, वो होता है बेसिकली आपको कौशलात्मक पक्ष। आपसे ज़्यादातर क्रियात्मक पक्ष ही लिखा रहेगा, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि अभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौशलात्मक पक्ष किसका नाम है, तो क्रियात्मक पक्ष का। इसको किसने दिया था 1966 ईस्वी में, किसने दिया था, सिम्पसन और हैरो ने दिया था। किसने, सिम्पसन और हैरो नामक जो शिक्षा शास्त्री थे, इन्होंने दिया था। इसके बेसिकली 6 भाग, कितने भाग है, 6 भाग हैं। ज्ञानात्मक के 6 भाग थे, भावनात्मक के 5 भाग थे, और क्रियात्मक जो आपका कौशलात्मक पक्ष है उसके 6 भाग हैं। कौन कौन से 6 भाग हैं, उद्दीपन करना, कार्य करना, नियंत्रण करना, समायोजन करना, स्वाभाविकरण करना, आदत का निर्माण करना। अब मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। उद्दीपन अनुकरण का मतलब क्या होता है, अनुकरण जैसे कोई बालक किसी बड़े को देख करके देखा कि ये एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको देख करके जो सीखता है वो होता है अनुकरण करना, देख करके सीखने बालक का अनुकरण या उद्दीपन कहलाता है। कार्य करना, जो उसने सीखा, अनुकरण किया, उसको जो कार्य कर ले वही कार्य करना होता है। नियंत्रण क्या होता है, बालक के अंदर धीरे धीरे करके ये डेवलपमेंट आ जाता है कि किन चीज़ों को कहाँ पे प्रयोग करना, वो नियंत्रित हो जाता है। और समायोजन का मतलब है वो उस माहौल में एडजस्टमेंट आ जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके स्वभाव का निर्माण होता है। और जो स्वभाव का निर्माण होता है धीरे धीरे वही उसकी आदत बन जाती है। आदत को जो निर्माण होता है वो एक कई प्रोसेस से गुजरने के बाद ही मानव जीवन में आदत बनती है। कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति की जो आदत का निर्माण होता है वो बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज को आप जब लगातार लंबे समय तक दोहराते हैं, तो वैसे भी साइकोलॉजिकल रीजन पे कहा गया, अगर किसी चीज को आप 21 डेज तक रिपीट करते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, बेसिकली आदत बन जाती है। तो ये था बेसिकली ओवरऑल पहला चैप्टर। पहला चैप्टर कहाँ से कंप्लीट होता है, पहला चैप्टर आप तक का था शिक्षण का उद्देश्य और शिक्षण का अर्थ। वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा एजुकेशन शिक्षण का, वो होगा बेसिकली आपका संप्रेषण को भी इसी तरह डिटेल में समझेंगे। और फिर भी कोई क्वेरी, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। और वीडियो कैसी लगी जरूर आप कमेंट करेंगे। और लगातार हम, अगर आपका सही शॉट साथ मिला ज़्यादातर लोगों तक आप शेयर जरूर करें। हम इस चीज़ों को एक एक करके पूरी चीज़ों को, पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।